नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं उड़ीसा को लेकर। उड़ीसा वो राज्य है जहां एक साथ लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ, यानी उड़ीसा में वो क्षेत्र है जहां मतदाताओं को लोकसभा के लिए भी वोट डालने और विधानसभा के लिए भी वोट डालने हैं। ऐसी स्थिति में लोग उड़ीसा में क्या होगा? 3 राउंड के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं, मतदान पड़ चुके हैं। चौथे राउंड से उड़ीसा में मतदान का काम शुरू होगा। 13 मई को उड़ीसा में 4 सीटों के लिए मतदान होगा। उसके बाद जो अगला राउंड है 20 मई को 5 सीटों के लिए मतदान होगा। 25 मई को 6 सीटों के लिए और 1 जून को 6 सीटों के लिए, कुल 21 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। उड़ीसा वो राज्य है जहां थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल, इन दोनों के बीच में गठबंधन की बातें चल रही थी और एक समय में यह भी लगभग कंफर्म हो गया था कि दोनों के बीच में गठबंधन होगा। प्रमुख बात यह है कि वहां बीजेडी यानी बीजू जनता दल पिछले 20 साल से ज्यादा समय से वहां पे सत्ता में है और एक बार फिर यह उम्मीद की जा रही है कि नवीन पटनायक के नेतृत्व में वो फिर सरकार बना सकती है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी हुई है और कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे रह गई है। आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में वहां पे क्या स्थिति थी, बीजेडी को कितनी सीटें मिली थी, बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। साथ ही साथ उनका जो वोटों का परसेंटेज था वो भी कितना था। अगर आप स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे उड़ीसा लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेडी को 12 सीटें मिली थी। कुल वोटों का परसेंटेज था 42.8। बीजेपी को कुल 8 सीटें मिली थी और वोटों का परसेंटेज था 38.4। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, 13.4% वोट उनको मिले थे। इसी के साथ साथ अगर विधानसभा के नतीजों पर नजर डालेंगे, 2019 में वोट पड़े थे, तो बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, 32.49% वोट मिले थे। बीजेडी को 112 सीटें मिली थी, 44.71% वोट मिला था। कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और 16.12% ही उनको वोट मिल पाया था। उड़ीसा के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश महापात्रा हैं, जो हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और उड़ीसा के बहुत बड़े पत्रकार माने जाते हैं। राजेश, 2019 का मैंने जिक्र किया और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जिस राज्य के अंदर विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होने वाले हैं, वहां बीजेडी जो सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी जो प्रमुख विपक्षी दल है, वो एक साथ आने के बारे में बातचीत कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? फिर से दोहराएंगे, क्यों आने की बात कर रहे थे एक साथ? हाँ, दोनों एक साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दोनों एक सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। हाँ, दरअसल में ये जो है, ये बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है, ये गठबंधन चाहती थी, क्योंकि अगर आपको याद होगा, ये वो समय है जिस समय मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। तो उनका मानना था कि अगर एक गठबंधन होता है तो उस गठबंधन में समझौते तौर पर बीजेपी ज्यादातर लोकसभा सीट्स में लड़ती और बीजेडी ज्यादातर विधानसभा सीट्स में लड़ती। और कुल मिला के उनका ये मानना था कि चूंकि बीजेपी मेन अपोजिशन है और बीजेडी का अभी भी उड़ीसा के ऊपर उनका जो ग्रिप है वो काफी है, तो ये एक तबके का लोगों का मानना था दोनों तरफ से कि अगर दोनों पार्टी एक साथ आ जाए तो एक तरफ से स्वीप हो जाएगा और उससे भारतीय जनता पार्टी को, जिनके पास पिछले बार 8 सीट था, हो सकता है
ये लोग मांग कर रहे थे कि 14 से 15 सीट पे हमें लड़ने दी जाए। हो सकता है 13-14 सीट पे बात बन जाती और वो सारे को सारे सीट वो स्वीप कर लेते। बीजेडी में कुछ लोगों का ये मानना था कि इस बार हो सकता है थोड़ा अदल बदल हो और ये नवीन पटनायक हो सकता है आखिरी चुनाव भी हो, और एक तरह से नवीन पटनायक अगर विधानसभा में एक रिकॉर्ड लगाना चाहें तो ये गठबंधन होता है तो बीजू जनता जो है जो 112 की जगह 125 120 के ऊपर एक रिकॉर्ड बना लेती। लेकिन ये एक तरह से, और मेरा भी मानना था उस समय कि अगर ये दोनों पक्ष के बीच में अगर गठबंधन होता तो दोनों पक्ष को भारी नुकसान होता, और यही मत दोनों पार्टी के जो लोकल यूनिट्स है, जो लोकल कार्यकर्ता हैं, उनका भी यही मानना था कि ये गठबंधन हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा। और खास करके बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आज तो हम मेन ऑपोजिशन है, कांग्रेस एक तरह से इरेलेवेंट इलेक्टोरल फोर्स बन चुकी है आज के हालत में, तो भविष्य में उड़ीसा बीजेपी का ही होने वाला है, ये बहुत सारे बीजेपी के लोगों का मानना है। उनका ये मानना था अगर ऐसे गठबंधन होता है तो ये जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसको घाटा पहुंच सकता है, और मैं भी मानता हूं कि वो सही एप्रीहेंशन था, क्योंकि अगर ये दोनों पक्ष एक साथ लड़ते तो दोनों पक्ष से बड़े सारे लोग निकलते, क्योंकि भाई 50% उम्मीदवार जो है चुनाव के, उनके तो टिकट कट जाते हैं। वो 50% में से कितने लॉयल रहते? कम से कम जो है 20 से 30% नेता इनके निकल जाते, और अगर वो निकल जाते तो बहुत सारे संभावनाएं बनाए दिख रहे थे उस समय, जिनमें से कि एक ये भी था कि एक नया आंचलिक दल भी बन सकता था, कांग्रेस मजबूत हो सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को महसूस हुआ, और मुझे जो जानकारी है कि बीजेपी के लोकल कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी इसमें इंटरवेंशन हुआ है, और उसके बाद केंद्र की नेतृत्व इस प्लान से हटी है, और उसके बाद ये अलायंस बन नहीं पाई। आज की तारीख में क्या स्थिति है वहां पे? अब दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी पिछली बार 8 लोकसभा की सीटें जीती थी, बीजेडी को 12 लोकसभा की सीटें मिली थी। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मैं पिछले हफ्ते उड़ीसा होकर आया, तो मेरी जो असेसमेंट है, और बहुत ज्यादा जगह तो नहीं जा पाया हूं, 2-4 जगह खुद गया, और बड़े सारे लोगों से मेरी जो बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं एक आंकलन लगा रहा हूं। हो सकता है वो आंकलन सही हो सकता है वो आंकलन गलत भी हो, लेकिन उसके बाद भी, आने के बाद भी मैं जो बात कर रहा हूं, अलग अलग प्रांतों में जो लोग हैं, जो हमारे साथियां हैं, बहुत तरह के, संवादिक हो, एनजीओज के हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, पुलिस के लोग हों, सरकारी कर्मचारी हों, उनसे जो अलग अलग फीडबैक मिल रहा है, उससे मुझे ऐसे लग रहा है आज के डेट पर 8 सीट, 21 में से 8 सीट पे बीजेडी का जीत क्लियर है। बीजेडी और 5 सीट पर बीजेपी का जीत क्लियर है। ओके। 8-5 13 सीट पे हमें क्या वर्डिक्ट आएगा वो दिख रहा है, कोई उतना कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वहां जो कोई जीत रहा है वो अच्छा खासा बढ़त में चल रहा है, वो दिख रहा है, वो साफ है। बाकी रहे 9 सीट। ये 9 सीट में से 6 सीट में क्लोज कॉन्टेस्ट है। 6 सीट में क्लोज कॉन्टेस्ट है। उनमें से आप कह सकते हैं कुछ सीटों पे पता लग रहा है कि बीजेपी को एडवांटेज है, कुछ सीट में लग रहा है कि बीजेडी को एडवांटेज है, लेकिन कुछ 2-3 सीट ऐसा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और अभी कह भी नहीं सकते आप, और अभी तो बहुत टाइम भी बाकी है उन सीटों के लिए, 20 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। और 3 सीट में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो रहा है।
एक उनमें से कोस्टल बेल्ट का है, बालेश्वर, जहां से पूर्वतन मंत्री प्रताप षडंगी बीजेपी का लड़ रहे हैं, पूर्वतन मंत्री श्रीकांत जेना कांग्रेस के लड़ रहे हैं, और एक फायर ब्रांड वुमेन लीडर जो बीजेपी के अभी हाल में बीजेडी को गए हैं, लेखाश्री सामंतराय, वो लड़ रहे हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर हो गया है। वहां पर भी क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी निकल सकता है, ये कहानी है। अभी कलाहंडी और एक सीट है जहां पे त्रिकोणीय हो चुका है चुनाव, वहां पे बीजेपी को शायद हल्का सा एडवांटेज हो, लेकिन वहां का कांग्रेस भी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट दी है, और बीजेडी का अपना सरकारी अमला तंत्र पूरा लगी हुई है उनका कैंडिडेट को बचाव करने के लिए। तीसरा सीट बलांगीर जो है, वहां पर भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो चुका है, तो ये भी कहीं जा सकते हैं। तो अगर एक तरह से अंदाज लगाएं तो आप कह सकते हो कि लोकसभा के जो 21 सीट्स है, हो सकता है ये 50-50, एक इधर ज्यादा एक उधर कम, 11-9 का हिसाब पड़ सकता है, 10-10 का हिसाब पड़ सकता है, या 12-9 का हिसाब पड़ सकता है, और हो सकता है कांग्रेस एक सीट निकाल ले। लेकिन आज के डेट पर यही लग रहा है कि लगभग 50-50 का कहानी है लोकसभा। 50-50, ये तो लोकसभा की कहानी आपने बताई। विधानसभा में क्या स्थिति है? विधानसभा के चुनाव में विधानसभा में देखिए, नवीन पटनायक की सरकार आएगी और अच्छे खासे मेजोरिटी से आएंगी। मेरा अंदाज ये है कि जो 147 सीट है, नवीन पटनायक के जो बीजू जनता दल है उनका टैली कम होगी पिछले बारी के मुकाबले में, 112 से हो सकता है ये 100 तक आ जाए, 95 से 105 के बीच में रहेगी बीजू जनता दल। आज की जो स्थिति है, जमीनी हकीकत जो बताती है, बीजेपी निश्चित रूप से अपने टैली को काफी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी उसमें। अभी उनका जो 23 है 22 है, जो उसमें से ये बढ़कर 30 के 40 के बीच में ये जाएंगे। आप पूछेंगे कि अगर लोकसभा में 50-50 हो रहा है तो विधानसभा में क्यों? 70-30 क्यों हो रहा है? तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। जब कंकरेंट इलेक्शंस होता है तो डायनामिक्स कैसे चलता है, और पिछले 2 चुनाव में जो एक नया ट्रेंड आया है उड़ीसा में 2019 में, जैसे आपने अभी आंकड़े दिखाए, तो बीजेपी को लोकसभा के अंदर 38% वोट मिला और विधानसभा के अंदर 33% वोट मिला। 5% वोट फीसदी उनका फर्क रहा। मतलब लोकसभा में ज्यादा लोग उनको वोट दिए, विधानसभा में कम दिए। कांग्रेस को लोकसभा में 13% लोग वोट दिए, विधानसभा में 16% वोट दिए। तो ये जो लोग, जो 5% आपको फर्क दिखाई दे रहा है, उनमें से 1% वोटर्स बीजेडी के रहे और 4% वोटर्स कांग्रेस के रहे विधानसभा के तौर पे, जिन्होंने कांग्रेस को विधानसभा में चुना और बीजेडी को विधानसभा में चुना, लेकिन लोकसभा के लिए बीजेपी को चुना। उसका कारण यह है क्योंकि कांग्रेस को लोग, उड़ीसा में कांग्रेस की हालत कुछ बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है। कांग्रेस को कोई एक बड़ा विपक्ष का पार्टी अब लोग नहीं मान रहे हैं। तो जो कांग्रेस के जो सीट्स आ रहे हैं, वो उनके जो कुछ लीडर्स है जो अपने अपने जगह पर अपना पकड़ बना रखे हैं, वो जीतते हैं। उनके नाम पर पार्टी जीतती है, कांग्रेस के नाम पर नहीं जीतती है। कांग्रेस की वोट शेयर जो एक बड़ा ट्रेडिशनल वोट शेयर था, वो बहुत दिन तक कांग्रेस के पास रहा। 2000 में जब नवीन पटनायक आए, 2004 में भी कांग्रेस के पास वो वोट बेस रहा, 2009 में भी अच्छा खासा वोट, 2014 में भी रहा जब वो 16 सीट जीते थे तब भी, लेकिन वोट परसेंटेज काफी ज्यादा था। लेकिन उसके बाद क्योंकि कांग्रेस की कोई वहां पे परिवर्तन नहीं हुआ, कांग्रेस को कोई ऊपर उठते हुए दिखाई नहीं दिया, धीरे धीरे लोग जो है कांग्रेस को विपक्ष के जगह से हटाकर बीजेपी को रख दिए। और इसी कारण पिछले बार जो लोकसभा में बीजेपी को जो 5% ज्यादा वोट मिला था विधानसभा सीट्स में, वो 5% में से 4% कांग्रेस के खाते से आए थे, 1% बीजेडी के खाते से आए थे। दूसरा कारण ये है कि वहां पर चूंकि कांग्रेस रिलेवेंट फेस नहीं है और नवीन पटनायक कभी भी राष्ट्रीय स्तर में कोई राजनीति में कभी नहीं है, तो इसीलिए वहां लोग नरेंद्र मोदी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में ज्यादा मानते हैं और नरेंद्र मोदी का अप्रूवल रेटिंग उड़ीसा में
काफी ज्यादा है, ये हमें मानना पड़ेगा अभी के हाल। नवीन पटनायक की लॉन्गेविटी का क्या कारण है? लगातार चुनाव जीत रहे और हमारे ख्याल से अभी भी कोई ये नहीं कह रहा कि चुनाव हारने वाले हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया? वो तो पॉलिटिक्स में भी शुरू से नहीं थे, और उनके जिन लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई थी, जिन लोगों ने सोचा था कि नवीन पटनायक जो है वो तो बबुआ होंगे या ही विल बी जस्ट अ पपेट इन देयर हैंड्स, आज वो सारे लोगों का पॉलिटिक्स खत्म हो गया है और वो लोग या तो बीजेपी में जा रहे हैं या कांग्रेस में जा रहे हैं। लेकिन नवीन पटनायक जमे हुए हैं और जबरदस्त तरीके से एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, नवीन पटनायक को मैं केवल उड़ीसा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक मजे हुए पॉलिटिशियन मानता हूं। और मजे की बात यह है कि जब तक उनके पिता बिजू पटनायक का देहांत नहीं हुआ था, तब तक नवीन पटनायक को दूर दूर से राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट ही वॉज ए रिलक्टेंट एंट्रेंट। हाँ, ये कहा जाता है कि जब बिजू पटनायक का देहांत हुआ था और जब जनता दल, उस समय जनता दल हुआ करता था, जनता दल टूटने पर आ चुकी थी, ये भी भय था कि बीजेपी उस समय सरकार में, केंद्र में सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, वो बीजेडी को तोड़ के अपने पास काफी सारे नेता ले जाएंगे। तब कई सारे नेता जनता दल के, जो बिजू पटनायक के बड़े विश्वस्त थे, वो दिल्ली आए और बिजू पटनायक के जो बड़े संतान है, ज्येष्ठ पुत्र जो है, उनको, प्रेम पटनायक है, उनको कहा कि आप आ जाओ। तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है, बोले इनको ले जाओ, नवीन को, इनको ले जाओ, और उनके डाक नाम है पप्पू, पप्पू को ले जाओ। तो और इसी तरह से नवीन पटनायक की एंट्री हुई और उसके बाद जो उन्होंने कर दिखाया है वो सबके सामने है। एक के बाद एक इन्होंने तकरीबन अपने पूरे 20 से ऊपर जो शासनकाल रहा, उसमें 48 तुंग नेता जो है, एक के बाद उनको आप कह सकते हो काट डाला। और हर एक आदमी इन जो पार्टी बीजेडी से निकल के गया है, वो कोई कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी में गया, कोई दूसरा पार्टी बनाया, लेकिन आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये आपको कुछ ना कुछ तो क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने किया क्या किया उन्होंने ऐसा? क्या है, देखिए, एक तो इनके 2 शासनकाल है, 2000 से लेकर 2009 तक, ये एक ऑनेस्ट इमेज बनाए रखे और हकीकत में बहुत सारे इन्होंने अच्छा काम किया उस समय, क्योंकि वो जेबी पटनायक उससे पहले मुख्यमंत्री थे। उस शासनकाल में करप्शन ये सब बहुत बढ़ गया था, तो एक तरह से लोगों को जो है, बड़े कांग्रेस के ऊपर बहुत खपा हो चुके थे और करप्शन बहुत ये हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ गिर चुका था। तो इन्होंने पहले 9 साल में बड़े अच्छे ऑफिसर्स को चुने, साथ में रखे, काफी क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दिया। और इनके सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जब आया, वो है 1 रुपए का चावल, और उसी से इनकी एक खेल बदला। जब ये 2009 में बीजेपी के साथ अपना अलायंस तोड़ दिए और गए, वो 1 रुपए चावल के हिसाब से गए। लेकिन इन्होंने जो उसके बाद की जो राजनीति हुई है, वो बहुत अलग राजनीति हुई है। वो एक तरह से हर क्षेत्र में इन्होंने कुछ ना कुछ हर किसी के लिए, जिसको कहते हैं टुकड़े डालते जाओ, हर किसी के लिए कुछ स्कीम बनाए, इसको ये फ्री का मिल जाए, उसको वो फ्री का मिल जाए, स्कूल के बच्चों को कुछ मिल जाए, महिलाओं को कुछ मिल जाए, महिलाओं को लेकर इन्होंने बहुत कुछ किया। तो इस दौरान उड़ीसा के साथ एक और फायदा हुआ, जो मैं कह रहा हूं 2012-14 के बाद, ये जो माइनिंग बूम आया है, और माइनिंग उड़ीसा, आपको मालूम है कि बड़े सारे जो मिनरल्स होते हैं, आयरन ओर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब का खजाना उड़ीसा है। और कोई राज्य से उतना आयरन ओर निकलता नहीं है जितना उड़ीसा से निकलता है। सेम एल्यूमिनियम के लिए भी वही कहानी है। और इससे जो रॉयल्टी आती है, उससे खजाना उड़ीसा गवर्नमेंट का अच्छा खासा भरा है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट इस तरह के जो पॉपुलिस्ट स्कीम से बिना केंद्र पे निर्भर हुए भी कर सकती है, और ये इन्होंने बहुत अच्छा किया। उड़ीसा एक गरीब राज्य जरूर है, लेकिन उतना गरीब राज्य नहीं था। ओके, वहां पर लोग सक्षम थे,
लेकिन नवीन पटनायक ने इस चीज को देखा कि ये एक, मैं जिसको कहता हूं, एक लो इनकम लो एक्सपेक्टेशंस, उड़ीसा के लोगों को ज्यादा चाहिए नहीं होता है, ठीक है। ये क्योंकि एक राजा प्रजा प्रथा की है, यहाँ तो सारा राजवाड़ा था उड़ीसा बनने से पहले, तो ये प्रजा है, थोड़े खाएं और सुखी रहें, और उनको लोग दिमाग में भरते भी गए। हाँ, और पंडितों लोगों ने ही किया हमारे जैसे, कि भाई आप तो सुखी हो, जिसके पास जमीन नहीं होता है उसको कई जगह सुखवासी बोला जाता है, कि आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, लोग थोड़े बहुत खाए, कृषि केंद्रिक राज्य है, खेती में गए, दो दाना आ गया, उसी में खुश रहे। ये एक लो एक्सपेक्टेशन, लो इनकम, और जो चीज पिछले 2-3 दशक से घुसा है, ये जानकी वल्लभ पटनायक के समय से शुरू हुआ। उड़ीसा पॉलिटिकली बड़ा सतर्क राज्य था, पॉलिटिकली काफी एडुकेटेड राज्य हुआ करता था एक समय, खास करके इसका जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है वो पढ़े लिखे होते थे। यहाँ पे राजनीति में जो जुबान चलता था वो पढ़े लिखों का जुबान चलता था, लेकिन वो सब बदलना शुरू हुआ 80 से, और धीरे धीरे उड़ीसा का एक पॉलिटिसाइजेशन जिसको कहते हैं वो हो सकता है। तो लो मोबिलाइजेशन, उड़ीसा में लोगों को इकट्ठे करना, किसी चीज को लेकर आंदोलन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये जो लो मोबिलाइजेशन, लो एक्सपेक्टेशन, लो इनकम, इसका एक नवीन पटनायक ने इक्विलिब्रियम बना दिया, और वो इस इक्विलिब्रियम को अपने पॉपुलिस्ट स्कीम्स के तहत बचा के रखे हुए हैं। और उसी में सिर्फ एक ही है, आप कह सकते हो है तो हम मॉडर्न डेमोक्रेसी, लेकिन मैं कहता हूं नवीन पटनायक लैंड ऑफ कलिंगा में एक बेनेवलेंट किंग बने हुए हैं। तो अभी भी वो एक राजा प्रजा, बट डेमोक्रेसी में इतने 25 साल से ज्यादा हो गए उनको शासन करते हुए, एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं उनके खिलाफ, लोगों के अंदर नाराजगी क्यों नहीं है? वहीं पर मैंने कहा कि वो हिंदुस्तान के एक मजे हुए पॉलिटिशियन है, जो मैकेविलियन पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं उसके वो मास्टर है। इन्होंने उड़ीसा में विपक्ष में किसी को उठने नहीं दिया, क्योंकि उड़ीसा एक बैकवर्ड स्टेट है, वहां पे लोकल इंडस्ट्रीज भी कोई खास नहीं है। तो जो थोड़े वो चंद इंडस्ट्रीज है, चंद बिजनेस ग्रुप्स है, ये इनके मुट्ठी में है। और ज्यादातर उड़ीसा में जो बिजनेस का दबदबा है वो है बाहर के बिजनेस, चाहो आप टाटा ग्रुप कह लो जिनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, चाहो आप हिंडाल्को कह लो, आदित्य बिरला जो कि सबसे बड़ा डोनर बीजू जनता दल के वही है। हाँ, और सबसे ज्यादा पैसा आदित्य बिरला ग्रुप बीजू जनता दल को देती है, बीजेपी को नहीं कि कांग्रेस को नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस इंटरेस्ट उतना है। अब तो वहां पर और भी बड़े सारे खिलाड़ी आ गए, मुकेश अंबानी का भी इंटरेस्ट है, गौतम अडानी का भी इंटरेस्ट है, अहलुवालिया का इंटरेस्ट है, साजन जिंदल का बहुत इंटरेस्ट बन गया है। तो ये सारे बिजनेसेस जो हैं, क्योंकि नवीन पटनायक सरकार ब्यूरोक्रेसी के थ्रू चलाते हैं, उनका स्टाइल और मोदी जी का स्टाइल में कोई ज्यादा फर्क नहीं, तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू चलाते हैं। और ये जो बड़े बिजनेसेस हैं, इनके काम बहुत आसानी से एक ही जगह पे वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाता है। तो इनका भी जो सपोर्ट जो है वो इन्हीं को ही कायम है। और इसी परिस्थिति में आपको पता है आज के डेट पर कोई दूसरा पॉलिटिकल अपोजिशन आएगा तो उसको तो रिसोर्सेस चाहिए, तो किसी के पास रिसोर्सेस नहीं। बट राजेश, व्हाट इज दिस पांडियन फिनोमेनन जो उड़ीसा के भी नहीं है, तमिलनाडु के हैं, ब्यूरोक्रेट से इस्तीफा दे दिया, बीजेटी ज्वाइन कर लिया, और लोग ये कहते हैं कि वो तो नवीन पटनायक उत्तराधिकारी हो सकते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, नवीन पटनायक शुरू से सरकार कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट के थ्रू चलाए। ये जब शुरू में मुख्यमंत्री बने, इनके पिता के जो एक खास ब्यूरोक्रेट थे प्यारीमोहन महापात्र, उनको उनके ऊपर उनके ऊपर बहुत भरोसा करके चले। देखा जाए तो बीजू जनता दल को बनाया प्यारीमोहन महापात्र ने, उन्हीं को ही बोला जाता था कि वही पार्टी को जो है संगठन को पूरा बनाए है, बड़ा किए। बीजू जनता दल मुख्य तौर पे केवल एक कोस्टल उड़ीसा का पार्टी हुआ करता था, उसको उन्होंने वेस्टर्न उड़ीसा में ले गए, अलग अलग जगह अलग अलग प्रांत में उसका एक हावी बनाए। लेकिन जब नवीन पटनायक को लगा कि प्यारीमोहन महापात्र हो सकता है उनका चैलेंजर बनाए, तो उन्होंने और एक हुआ भी था कि हो सकता है प्यारीमोहन महापात्र को कर रहे थे कुछ लोगों को लेकर, 66 विधानसभा के विधायक को लेकर, लेकिन उसमें भी दो पक्ष है। कोई कुछ लोगों का मानना है कि वो
एक स्टेज कू था नवीन पटनायक के द्वारा। खैर बात यह है कि प्यारीमोहन महापात्र हटे, उसके बाद इनके साथ एक दो और ब्यूरोक्रेट्स जुड़े और 2014 में पांडियन, जो कि पहले गंजाम में कलेक्टर हुआ करते थे, जो कि नवीन पटनायक का खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो इनके साथ आए। और मुझे जो थोड़ा बहुत इन सज्जन के बारे में मालूम है, ये सज्जन बीजू जनता दल में आके कुछ बड़े सारे परिवर्तन किए। जो बीजू जनता दल एक पुराने ढांचे का पार्टी बना हुआ था, और आज के जो समय में जहां डिजिटल कैंपेनिंग, जहां मार्केटिंग, एक नैरेटिव सेटिंग, ये सब जो बहुत अहमियत रखता है, और उसमें उड़ीसा के जो बीजू जनता दल हो या कोई भी पार्टी में लोग बड़े अक्षम थे। और पांडियन एक तरफ सरकार जो नवीन पटनायक के संभालने के अलावा ये जो नए नए चीजें, इन्होंने कई सारे लोगों को बाहर से लेकर आए, पुराने उड़िया एनआरआईज हो, उड़िया ब्यूरोक्रेट्स हो, इनको पार्टी के साथ एसोसिएट किया। बड़े सारे आईएएस ऑफिसर्स दूसरे स्टेट्स में जो रिटायर किए उनको लाकर इधर एडवाइजर लगाए। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस या जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें लाए। दूसरा चीज है कि इन्होंने ये जो कहा जाता है इनके बारे में, ये भी बड़े सख्त तरीके से सरकार में नवीन पटनायक की मदद करते थे। इन्होंने नवीन पटनायक का भरोसा जीता। 2019 इन्होंने दोबारा जिता के दिखाया, तो इनका ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। और ये भी सज्जन ऐसा है जो सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करते हैं। तो इन्होंने उनका भरोसा जीता। और एक तरह से जो मैं कह रहा था आपको कि एक आज की बात नहीं है, 80 के दशक से जब जानकी वल्लभ पटनायक इस राज्य के भागडोर पकड़ा, तब से एक डिपॉलिटिसाइजेशन का ट्रेंड शुरू हुआ। उसका मतलब क्या है कि 3 दशक में ऐसा कोई माहौल नहीं रहा जिससे कि अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स निकल के आए। तो बीजू जनता दल में सब यस-मैन भरे हुए रहे। तीन बार जब शासनकाल में नवीन पटनायक रह गए, जब सबको लगा कि हम नवीन पटनायक के नाम पर चुनाव जीतते हैं, तो पार्टी के अंदर सब क्या है, सब रबर स्टैंप है। और अगर पांडियन को अगर नवीन पटनायक उठा के बोल देते हैं कि भाई नहीं ये मेरे नंबर 2 है, तो सब मानते हैं। तो विल ही बी सक्सेसर? ना, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर कल को मान लीजिए नवीन जी को कुछ हो जाता है, तो हो सकता है पांडियन जी अपने आप को अनॉइंट कर ले, पर ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा एक उड़ीसा के बारे में कुछ चीजें बहुत लोगों को बाहर पता नहीं है। एक ऐसा अजीब स्टेट है, बहुत सारी चीजें इस राज्य के बारे में बाहर पता नहीं है। उड़ीसा एक इनवर्ड लुकिंग स्टेट है, लेकिन उड़िया लोगों का एक, जिसको आप उड़िया अस्मिता कह लीजिए या उड़िया प्राइड कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा है। और हो सकता है कई बार वही कारण हो जिसके चक्कर में वो इनवर्ड लुकिंग है, या क्योंकि वो लोग इनवर्ड लुकिंग है इसीलिए ये है। वो अभी इस बार भी इस चुनाव में जो कठिनाई आई है बीजेडी को, अभी 20 दिन और बाकी है। अभी जो मैंने आपको पिछले हफ्ते की जो मैंने असेसमेंट दिया, उसमें बहुत परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते में बीजेपी जो है कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। मोदी जी अभी गए हैं, फिर 10 तारीख को जाएंगे, नितिन गडकरी जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जा रहे हैं, अलग अलग नेता अलग अलग प्रांत में जा रहे हैं। और बीजेपी अभी दोबारा एग्रेसिव मोड पे चली गई है, उड़िया अस्मिता को उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहां तक वो सक्सेसफुल होगा वो तो चुनाव रिजल्ट में देखा जाएगा। लेकिन एक चीज हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये जब पांडियन जी जब छोड़े और सीधे पॉलिटिक्स में आ गए, इनको भी शायद कहीं ना कहीं लगा होगा कि मैं भी उत्तराधिकारी बन सकता हूं। वो बहुत काफी आगे आने लगे, जो कि मेरे ख्याल से जब ये ब्यूरोक्रेट थे वो एक गलत बात था। अच्छी बात हुई कि वो ब्यूरोक्रेसी छोड़े और ये करने आ गए। लेकिन सारे पोस्टर में पांडियन जी के फोटो बड़े बड़े अपीयर करने लगे। तो कुछ विधायक लोग नवीन पटनायक के पास गए ये दिखाने के लिए कि जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनके साथ पांडियन जी के लग रहा है फोटो। तो हम तो सोच रहे थे कि पार्टी आपका है। और ये जो ग्राउंड स्वेल लोगों का जो पांडियन को लेकर काफी असंतोष है कई प्रांतों में, अगर बीजेपी हमारे अनुमान से ज्यादा सीट लाएगी तो उसका एक ही कारण होगा कि कहीं ना कहीं जो अंडर करंट है पांडियन के अगेंस्ट में, उसको शायद हम पढ़ नहीं पाए ठीक से। लेकिन असंतोष बहुत है,
और ये चीज को नवीन पटनायक समझ लिए और अचानक 2 हफ्ते पहले उसके बाद कोई भी पोस्टर में पांडियन के फोटो नहीं दिखाई दिए, तो एक तरह से उनको पीछे ले लिया गया। तो इसका मतलब नवीन पटनायक उनको इस चीज का एहसास है। और मेरे ख्याल से एक बार चुनाव आने के बाद ये देखिए, चाहे जो भी कह ले, वो एक दूसरे राज्य के हैं और वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनेगी। उड़ीसा जैसे राज्य में बनना मुश्किल है। ठीक, फाइनल क्वेश्चन। हालांकि उड़ीसा में एक बंगाली भी पहले रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर। अच्छा, आखिरी सवाल। धर्मेंद्र प्रधान बहुत कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो देर सबेर वो बीजेपी की सरकार उड़ीसा के अंदर बन सकती है। क्या कोई पॉसिबिलिटी है बीजेपी की गवर्नमेंट में आने की? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान तो अनडिस्प्यूटेड लीडर है बीजेपी के अभी उड़ीसा में, और वो संबलपुर से जीतेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की पार्टी जो है, वो अगर वो 30 से 40 सीट के बीच में रहता है तो अभी देखिए, अगर नवीन के रहते हुए तो संभव नहीं है। और बीजेपी का देखिए, बीजेपी के आप एक दिन चुनाव हो जाने दीजिए। बीजेपी की कठिनाई क्या है? बीजेपी सोचती है कि उड़ीसा जो एक बहुत धार्मिक राज्य है और एक काफी सारे राजवाड़ा वहां पर थे, ये तो हमारा नेचुरल प्लेग्राउंड होना चाहिए। लेकिन बीजेपी एक चीज समझती नहीं है, उड़ीसा में लोग बड़े धार्मिक है, लेकिन उड़ीसा में धार्मिक विविधता है। उड़ीसा में बहुत सारे अलग अलग तरह के बिलीफ्स है, अलग अलग तरह के कल्ट है, और वो सारे बिलीफ्स को जगन्नाथ कल्ट समेट लेता है। और ये कोई मोनोलिथिक रिलीजियन नहीं है जगन्नाथ कल्ट। वो हिंदुत्व के साथ उसका डायरेक्ट क्लैश होता है, कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है, और इस चीज को बीजेपी समझ नहीं पाती। दूसरा, जो बीजेपी के अंदर जो है, बीजेपी में भी जैसे मैंने कहा, बीजेपी भी वही डिपोलिटिसाइजेशन का विक्टिम है। कोई खास लोकल नेता बने नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय स्तर पे नेता बन गए, लेकिन जनाधार उनका राज्य में क्या है, वो उस पर मुझे मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न है। लोकल बीजेपी आज के डेट पर वहां बहुत सारे पावर सेंटर्स बने हुए हैं। एक बैजयंत पंडा का पावर सेंटर है, एक अपराजिता षडंगी का पावर सेंटर है, एक धर्मेंद्र प्रधान का पावर सेंटर है, एक कुछ आरएसएस बैक्ड पावर सेंटर्स हैं। तो 6-7 गुट बने हुए हैं और एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं। ये बीजेपी को बहुत घाटा पहुंचाता है। तो आज के डेट पर बीजेपी के ना कोई लीडर है, ना खास करके बीजेपी, आप हल्ला बहुत सुनते हैं। बीजेपी जो भी उड़ीसा में इंप्रूवमेंट हुआ है, वो मोदी के जो अपील है उसी से हुआ है। गांव गांव में अगर आप देखोगे तो बीजेपी के आज के डेट पर भी रीच नहीं है, संगठन नहीं है। जिस तरह का आधार उनके दूसरे प्रांतों में है, उस तरह का आधार यहाँ पर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, इतनी बारीकी से उड़ीसा की पॉलिटिक्स को डिस्कस करने के लिए और उसको उड़ीसा की संस्कृति से जोड़ने। थैंक यू सो मच।